नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे सीडीएस 2023 का पेपर सेकंड। ठीक है, 2024 का पेपर 1 भी हो चुका है, उसका भी सोल्यूशन करवा देंगे, टेंशन ना लेना। और ये इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है, तो वो कहाँ तक जा सकता है सीडीएस, ठीक है, वहां तक जा सकता है। तो हमने सोचा इसको भी कर लेते साथ साथ, अभी सीजीएल के लिए बहुत टाइम है तो आराम से इसको कवर कर लेंगे। मेरा जो टारगेट है 23 है 2022 तक जाने का, यानी कि 2022 तक हम पेपर 1 और पेपर 2 कर लेंगे आराम से। यानी कि 24 में 2 सेट हो जाएंगे और 23 के 2 हो जाएंगे 2, यानी कि ये 6 सेट हो गए, यानी कि 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। 25-25 क्वेश्चन करके करेंगे, बीच बीच में वीडियो आपकी आती रहेंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब इसमें देखो, हर तरीके के सवाल होंगे, टफ होंगे, उनको डिटेल में भी किया जाएगा और ऑप्शन वैल्यू पुटिंग होगी, वो भी सब करेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहला सवाल आया, हमने ये c बराबर 0 कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस का 0 बराबर में अल्फा हो गया, यानी कि अल्फा बराबर a स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बीटा बराबर में b स्क्वायर आ गया और गामा बराबर में हमारा क्या हो गया, c तो 0 हो गया, यानी कि माइनस का a भी हो गया यहाँ पर। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो a अल्फा प्लस का b बीटा अपॉन में क्या हो गया, a प्लस का b, और फिर यहाँ पर बचा हमारे पास अल्फा बीटा गामा, यानी कि हमने अल्फा का अगर मान रखा तो a स्क्वायर, बीटा का मान रखा b स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का a भी हो गया। अब यहाँ पर अल्फा बीटा का मान हम ऊपर भी तो रख सकते हैं, यानी कि अगर हमने रखा अल्फा का मान तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इंटू में प्लस में b के साथ किया बीटा के, यानी कि b स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया a प्लस बी। हमने ऊपर से क्या देखा भाई, a क्यू प्लस का b क्यू बन रहा है, यानी कि फार्मूला a प्लस का b, और जब खोलते हैं फार्मूला तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का a भी होता है। और नीचे क्या लिखा था, a प्लस का b, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए भी हो गया। अब ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने सी बराबर 0 रखा, में आंसर 1 मिल गया। देखो यहाँ से 1 मिल रहा सी बराबर 0 पे, यहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, आंसर लगा दो। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे। हमने तीनों मान इसलिए नहीं माने, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, कुछ अलग मान ले। एक मान हमने 0 रखा, हमने आंसर अपना निकाल लिया। अगला सवाल, अब इसमें देखो, ये इक्वेशन है, कह रहा था इसका एक गुणनखंड ये है, तो अन्य गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पे एक सिंपल बात समझो, जैसे हमने ये 12 लिखा, हमने बोल दिया इसका एक गुणनखंड 3 है, एक 4 हो गया, और भी आप निकाल सकते हैं, 2 हो गया, इस तरीके से। लेकिन एक चीज बताओ, हमने ये 2 गुणनखंड निकाले हैं, दोनों से ये डिवाइड होगा, प्रॉपर होगा। लेकिन वही चीज यहाँ पर हमें करनी है भाई, इसमें से ऑप्शन में से एक ऐसा होगा कि जो भैया इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ये आ रहा 1, तो एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले लें, अगर हम उससे डिवाइड करेंगे इसको, x माइनस 3 से मान लो कर लिया, x प्लस 2 से कर लिया, x कर लिया, तो ये 1 आ पाएगा इनमें से किसी में से? नहीं आ पाएगा। सिंपल सी बात, क्या आएगा, केवल 1 आएगा। भाई 1 में अगर x से डिवाइड करोगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर ये होगा। ऑब्जर्वेशन से आपको करना था, नहीं तो क्या, इसका फार्मूला खोल के आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, दूसरा निकल कर आएगा, फिर वो करते रहना, हो जाएगा पूरा दिन शाम तक। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जो सीडीएस हम लोग कर रहे हैं एसएससी के लिए पर्सनल, तो इसमें अलजेब्रा वगैरह के क्वेश्चन और ये सिंप्लीफिकेशन हो गया और हमारा नंबर सिस्टम हो गया, बहुत अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे। तो ऑब्जर्वेशन सब कुछ उसमें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा था, हमने 1 को पकड़ा, हमने ऑप्शन में देख लिया, केवल एक ही नंबर ऐसा मिल रहा था कि जिससे हमें 1 मिल पा रहा था, यानी कि ये 1 था। यानी कि भाई जब एक फैक्टर x माइनस 1 दे रखा है, तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि ये डिवाइड कर जाए, 1 हमको मिल जाए, इस तरीके से। अगला सवाल, एक 2 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या और इसके अंकों का क्रम उल्टा करने पर बनने वाली संख्या का योगफल 55 है। इसके अलावा इस संख्या और इसके अंकों का क्रम उल्टा करने वाली बनने वाली संख्या का अंतर 45 है, अंकों का गुणनफल। देखो, 2 अंकों की संख्या हम सिंपल 10x प्लस का y मानते हैं, तो अंक उलट देंगे तो 10y प्लस का x हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखेंगे तो 11 कॉमन ले लिया, x प्लस y कितना दे दिया हमको, 55 दे दिया है हमको। अगर हम इसी तरीके से देखेंगे इनका डिफरेंस करके, तो 9x माइनस का y बराबर में हमको कितना दे दिया था, यहाँ पर 45 दे दिया था। यानी कि अगर हम देखें तो x प्लस का y बराबर में 5 आ गया और x माइनस का y बराबर में भी 5 आ गया। अब ये चीज बताओ, कह रहा था अंकों का गुणनफल क्या होगा। भैया यहाँ से अगर निकालोगे x बराबर, तो 5 5 10 बटे में 2, यानी कि 5 आ गया। y निकालोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जब x बराबर 5 आ गया तो y बराबर 0 रखना पड़ेगा ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगला सवाल, कह रहा है यदि a और b एक काम को 10 दिनों में
समाप्त कर सकते हैं। बी और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर इससे आधे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? बहुत आसान सवाल है, लेकिन करोगे कैसे? फर्स्ट 15 चौकू 60 एलसीएम ले लिया, 10 छक्के 60 हो गया, प्लस में 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, और इनटू में 2 हो गया, और इसका हमें आधा काम करना है, 1/2 कर दिया, ये कैंसिल आउट। 6 5 11 4 15, 15 चौकू 60, 4 दिन आंसर। कैसे किया भाई? देखो कुछ नहीं किया, जैसे आप करते हो वही किया है। ये 10 हो गया, बी प्लस सी का ये 12 दिन हो गया, सी प्लस का ए हमने किया तो 15 दिन हो गया, एलसीएम 60 लोगे, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, तीनों की इफिशियंसी लिखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 6 5 11 हो, 11 4 15, 15/2 करोगे। वही चीज हमने यहाँ पर कर दी। 10 60 था टोटल एलसीएम, 6 5 11 4 15/2 था, यही 2 हमने ऊपर गुणा कर दिया, और ये टोटल काम था इसका, 1/2 कर दिया। अब आप चाहे इस तरीके से डायरेक्ट सोच के कर लो, चाहे आप धीरे धीरे करते रहो, इस तरीके से टाइम से आपको करना है, जैसे कर पाओ भाई। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 10,000 तिमाही रूप से संयोजित 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 महीने के लिए उधार लिए। 9 महीने के बाद अपना हिसाब चुकाने के लिए उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो 12% रेट 12 महीने की थी, यानी कि अगर 3 महीने के हिसाब से, तिमाही कह रहा था ना, तो 3 महीने के हिसाब से रेट क्या होगी? 3% होगी। 9 महीने में 3 महीने की कैश स्लैब बनेगी 3, यानी कि अल्टीमेटली टाइम क्या हो गया? 3 वर्ष हो गया हमारे पास। अब आपको एक सिंपल चीज बताते हैं, देखो प्रिंसिपल 10,000 है, अगर प्रिंसिपल ऐसा दिया जाए जिसका आपको टेबल पढ़ने में आसान हो, क्या हो? टेबल पढ़ने में आसान, तो आपको डायरेक्ट 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालना आना चाहिए। कैसे? 3r पॉइंट, यानी कि दशमलव हो गया, 3r स्क्वायर इंटू में r क्यूब, बस यहाँ पर खेल खत्म हो गया। 3 की पावर में 3 किया, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 9 तिया 27, फिर 3 त्रिका 9, यानी कि ये 3 साल की इफेक्टिव रेट निकल कर आ गई। यानी कि 10,000 का हमें कितना निकालना था? 9.2727%। परसेंटेज का ये आ गया, ये कैंसिल आउट, ये 2 जीरो ये पॉइंट से हटा देंगे, यानी कि 927.27, ये हमारा आ जाएगा 927.27। ठीक है, यहाँ पर 15 भी हो सकता था, 30,000 भी हो सकता था, 40,000 भी, तो आसानी से आप इस तरीके से कर लेंगे। नहीं आता तो 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालेंगे, फिर उसके बाद अगले साल का निकालेंगे। देखो 2 साल का अगर इफेक्टिव रेट निकालते हैं, ये 3 प्लस का 3 गुणे में 3/100 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9, इधर 3 3 6 6.09 हो गया, प्लस में फिर 3 के साथ एक बार और कर देंगे, क्योंकि 3 बार हमें निकालना है, तो 6.09/100 कर देंगे, यानी कि 6 3 9 9.09, प्लस में 3 नेम 27, 3 छक 18 हो गया, और पॉइंट 2 के बाद था, 2 के बाद और बढ़ जाएगा, यानी कि 4 के बाद हो गया यहाँ पर। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 9.09, और इधर हो गया 0.1827, यानी कि 7 2 9 8 17 से लगा दो, ये इस तरीके से हो गया। आप जैसे भी करना चाहते हो, बस आपकी प्रैक्टिस दमदार होनी चाहिए, आंसर फटाफट आएगा। अगला सवाल, ए और बी के बीच किस संबंध के लिए समीकरण साइन थीटा का मान संभव है? ऑप्शन का सहारा लो भाई। ए बराबर में बी, ये पुट कर देते हैं किसमें? साइन थीटा बराबर में ए प्लस का ए अपॉन में 2 अंडर रूट में ए इंटू में ए हो गया, यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो 2a अपॉन में 2a हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर में 1 हो गया। ये किसका मान होता है? साइन 90 का मान होता है, यानी कि थीटा बराबर 90 आ गया, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो गया, काम खत्म। ठीक है, एंगल आपका निकल आया था, एंगल निकालना तो नहीं था, लेकिन सेटिस्फाइड हो रही थी चीजें। अगला सा, 3 व्यक्ति ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ अकेले सी की तुलना में 5 गुना काम कर सकते हैं। बी और सी एक साथ अकेले ए जितना काम कर सकते हैं। यदि ए और सी एक साथ अकेले बी की तुलना में n गुना काम कर सकते हैं, तो n का मान क्या होगा? देखो कह रहा था ए प्लस बी प्लस सी, ये कर सकते हैं 36 दिनों में काम। अब वो कह रहा था ए और बी, ए प्लस का बी सी की तुलना में 5 गुना, ठीक है। फिर कह रहा था बी प्लस सी ए की तुलना में, मतलब बराबर है दोनों। एक चीज बताओ, अगर इन तीनों की इफिशियंसी जोड़े, इन तीनों की जोड़े, तो भैया यहाँ पर 6 हो रही, यहाँ पर 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। आप कहेंगे कि बराबर होनी चाहिए दोनों जगह, तो हम यहाँ पर 3 का गुणा कर लेते हैं, यानी कि ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब सबके मान आ गए क्योंकि हमने इक्वेट कर लिए है। तो ए की इफिशियंसी 3, सी की इफिशियंसी 1 आ गई, तो भैया बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमने यहाँ पर रख लिया भाई, सी की 1 हो गई तो बी की कितनी हो गई? 2 हो गई।
खत्म हो गई बात। यानी कि अगर हम देखें टोटल वर्क कितना हो गया 36 दिनों में 3 2 5 1 6 की इफिशियंसी से काम करे तो इतना हो गया। कह रहा था ए और सी एक साथ अकेले बी की तुलना में n गुना काम कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि इसकी तो जरूरत नहीं थी, यानी कि ए प्लस का सी और बी की तुलना में बी ने कितना काम किया n गुना, यानी कि बी का अगर देखें तो ये 2 काम कर रहा है, तो ए और सी कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ ये कै गुना काम कर पा रहे हैं, 2 गुना काम कर पा रहे हैं। आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा था लेकिन हमें तो इसकी भी जरूरत नहीं थी यहाँ पर लिखने की, यानी कि इफिशियंसी पे काम कर लेते आंसर आ जाना था। अगला सवाल, अब ये सवाल आसान है भाई, इनके बराबर बन मान लो, यानी कि बन माना तो a बराबर में क्या हो गया है 1 कर देते हैं, तो यानी कि 2a अपॉन में 3 बराबर में 1, यानी a बराबर में 3/2 हो गया। इसी तरीके से b बराबर 5/4 हो गया। इसी तरीके से c बराबर 4/3 हो गया। हमें मान रखना था 18, a का मान 3 है, 2 ऊपर चला गया, अंडर रूट 3 त्रिका 9/4 प्लस में c का मान 4 चौकू 16/9, फिर माइनस में बी स्क्वायर है, यानी कि 5 25 4 चौकू 16 हो गया। यानी कि यहाँ से हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। पहले 6 3 18 किया, 3 6 6 दूनी 12 आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल भी आ रहा होगा, और हो सकता है एलसीएम लेने पे कट भी जाए, क्योंकि यहाँ पर भी तो 9 बन रहा है। ये चीज तो समझ रहे होगे ना। यानी कि अब यहाँ पर एलसीएम हमें लेना है, हम ले लेते 144, क्योंकि उसे निकालना भी आसान रहेगा और यहाँ से कैलकुलेशन भी हो पा रही है। इसके अलावा कुछ ले सकते हैं क्या, 72 भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन वो 16 में नहीं जाएगा। जब 144 ही ले लो, ज्यादा फायदा रहेगा। तो यहाँ पर 4 3 12 हो गया, 4 से कर रहे हैं, 4 3 12 हो गया, 2 बचा 4 6 24, यानी कि 9 गुणे में 36 हो गया। प्लस में यहाँ हो गया 16 ने में 144, 16 गुणे में 16 हो गया, 16 ने में 144, 25 गुणे में 9 हो गया। ठीक है, तो 12 अंडर बटे में 12 हो गया, क्योंकि ये 144 ये बाहर आ गया। इसका मतलब 3 का मल्टीपल तो बाहर नहीं मिल रहा होगा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकते। बाकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं भाई क्या बनता है। 9 छक्का 54 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 9 3 27 और 5 29 हो गया, 27 और 5 29, वाह भाई वाह 32 प्लस में 256, 25 ने में 225, यानी कि 6 से 5 गया 1, 5 से 2 गया 3 हो गया, इधर 324 था, प्लस में कर देंगे तो ये अंडर रूट में 355 हमारा आंसर आ जाए। कैलकुलेशन थी, बाकी आसान था। अब यहाँ पर देखो करा n संख्याओं के 10 और 20 से विचलनों के योग क्रमशः a और b हैं, तो कह रहा था इसमें दो, तो n का मान हमें बताना है, यानी कि n की संख्याओं का माध्य संख्या क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमसे बोल रहा था डेविएशन की बात कर रहा था, यानी कि यहाँ पर कुछ सम। अब फिर कह रहा था 10 संख्या, यानी कि n संख्याओं में, यानी कि 10 n हो गया। इनका जो डेविएशन था वो हमको दिया गया था कितना a, विचलनों के योग का क्रमशः a और b है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे का अगर देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 20n बराबर में ये b दे दिया था हमको। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए a माइनस बी यहाँ से निकल आएगा ना डायरेक्ट, भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस का ये माइनस हो गया, यानी कि a माइनस का b हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 20, यानी कि डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 10 n आ जाएगा यहाँ से निकल कर। अब इसमें देखना b बराबर में क्या दिया था, माइनस का 4a दिया था, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना इसी तरीके से 10n बराबर में a, और ये b की जगह मान रखेंगे तो 4a हो गया, यानी कि 5a बराबर में 10n हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर लिखें तो a बराबर में 2n हो गया हमारे पास। अब इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दो भाई, यहाँ पर अगर कर दें तो सम माइनस का 10n बराबर में 2n हो गया, यानी कि सम बराबर में कितना आ जाएगा 12n आ जाएगा। अब आपको एक चीज और पता है कि माध्य का मतलब क्या होता है, ये नहीं पता है क्या, एवरेज होता है। यानी कि ये सम निकल आया तो हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी थी, n थी, n से डिवाइड कर दिया, यानी कि आंसर क्या आ गया माध्य का आंसर हमारा 12 आ गया। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें क्या करना था, हमें माध्य के हम निकालना था, यानी कि क्या निकालना था, मीडियन, यानी कि हमें नंबर लिखने पड़ेंगे सीक्वेंस से। 1 हो गया, 8 हो गया, पहले ये देख लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नंबर है, यानी कि हमें 5वें और 6ठे नंबर को दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, तभी निकलेगा हमारा। क्योंकि देखो टोटल 10 नंबर हैं, यानी कि अगर हमने 2 नंबर हटा दिया 8 बचे, 4 इधर 4 इधर, बीच वाले नंबर से हमारा मीडियन निकलता है। अगर यही हमारे ऑड नंबर होते तो बीच वाला डायरेक्ट ले लेते। तो इसका मतलब 5वें और 6ठे नंबर तक जाना है, तो हमने 1 लिख लिया, फिर 1 के बाद यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है 8 को भी हटा दो, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 17 आ गया, 17 भी ले लिया, फिर 17 के बाद क्या आ जाएगा 21 हो गया, 17 से पहले तो 12 था, ठीक है यहाँ पर 12 आ गया, फिर 21 आ जाएगा। यानी कि ये देखो हमने कितने नंबर लिख लिए, 4 लिख लिए, 5वां ये मिल गया 21 है।
ठीक है, अब छठा नंबर एक और मिल जाए बस हमारा वहीं तक काम खत्म हो गया। ये 35 मिल रहा है, ये 28 मिल रहा है, यानी कि ये 28 हो गया, बस खत्म हो गया। इन दोनों का एवरेज निकाल लो, वही मीडियन होगा, बटे में 2, 8 1 9, 2 2 4 हो गया, बटे में 2 ये आ गया। अब यहाँ पर देखो इसमें मान रख दो, 2 गुणे में 49 बटे में 2, प्लस का कर देंगे 5, प्लस ही में है तो 9 5 14, यानी कि 54 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें हमें क्या बताना था, वास्तविक मूलों की संख्या कितने मूल होंगे। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, दोनों का होल स्क्वायर कर दो, x प्लस का 9 बराबर में x स्क्वायर, और इधर हो गया प्लस में 3 और माइनस में हो गया 3 दूनी 6 x हो गया। यानी कि अब यहाँ से करेंगे तो ये 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो गया पहले, फिर ये x और ये x ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x माइनस का 6 बराबर में क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया 7 आ गया। आंसर लगा दो केवल एक। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है स्क्वायर की वजह से, समझ लो रीजन ये ऑलरेडी ये लीनियर इक्वेशन दी हुई थी। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, इस टाइप के सवाल आपने किए होंगे भाई। देखो x बराबर में दिया 97 प्लस का 56 इंटू में √3 दिया। इसको देखो हमें क्या करना है, इस तरीके से होल स्क्वायर बनाना, क्योंकि यहाँ पर पावर √4 दिया गया था, ठीक है, 4√x दिया गया था, यानी कि पावर में 4 बनेगी x की, तब हमारा ज़्यादा फायदा रहेगा क्योंकि हमें डायरेक्ट मान निकल आएगा। तो यहाँ पर अगर देखना चाहें तो 2 गुणे में 28 गुणे में 3 लिख सकते हैं √3। अब हमें 97 चाहिए, यानी कि इसके अगर फैक्टर करके हमने देखे तो 7 चौक 28 और फैक्टर बन रहा है। तो एक चीज़ देखो, इसका स्क्वायर प्लस में 4√3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में 7 इंटू में 4√3 कर देंगे तो ये 97 बन जाएंगे, ये दोनों टर्म का सम करके। यानी कि हम लिख सकते हैं 7 प्लस में 4√3 का होल स्क्वायर हो गया। अब फर्दर इसको हम आगे देखते हैं भाई, हमें पावर 4 तक जाना है तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर 4 लिखा, यानी कि 2 गुणे में √3 लिख सकते हैं, यानी कि इसी तरीके से चीजें चल रही होंगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 की पावर में 2 प्लस में √3 की पावर में 2 और प्लस में 2 इंटू में √3 लिख देंगे तो ये बन गया 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर बन गया। इस तरीके से बन गया क्योंकि होल स्क्वायर ऑलरेडी था, यानी कि x का मान ये निकल के आ गया। अब इसमें पुट कर दो, यानी कि अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे भाई, देखो यहाँ पर 4 लिखा था तो वो तो चला गया, अब बचा क्या 2 प्लस का √3 प्लस में 1 में 2 प्लस का √3, यहाँ पर गुणा कर देंगे कंजुगेट से 2 माइनस का √3 2 माइनस का √3, यानी कि 2 प्लस का √3, इधर हो गया 2 दूनी 4 4 से 3 गया 1 तो प्लस में 2 माइनस का √3, कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। कैलकुलेटिव था थोड़ा, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, मान लीजिए 2 दी गई संख्याएं एलसीएम एल है एचसीएफ इतना है, तो एल और एच का मान ये दिए गए थे, यदि दोनों संख्याओं का योगफल इतना है तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो एलसीएम हमें दिया गया था 3x और एचसीएफ हमको दिया गया था 2x। आपको एक भी चीज़ और पता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर क्या होता है, नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी कि a इंटू में b भी कर सकते हैं। भाई एलसीएम हमको 3x दे दिया था, एचसीएफ हमको 2x दे दिया था। अगर हम नंबर मानेंगे, यानी कि जो नंबर हमें मानने हैं तो वो हम मानेंगे इस तरीके से 2ax और फिर सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारे पास 2vx, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो 2ax इंटू में 2vx, यानी कि x से x ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हम लिखेंगे तो a भी बराबर में 3/2 दे दिया। दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया था, यानी कि अगर हम लिखें 2ax प्लस का 2vx बराबर में क्या हो गया हमारे पास 45, यानी कि अगर हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया और 2 साथ में ले लो तो a प्लस का b हो गया और बराबर में क्या हो गया 45 हो गया, यानी कि यहाँ से किया तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कर ही क्यों पाएंगे, x a प्लस का b और ये हो गया हमारे पास 45/2 हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज बताओ भाई, कहीं से आप ये प्रोडक्ट वगैरह कहीं से निकाल सकते हो, हमें कोई नंबर ही नहीं फाइंड आउट करने से मिल रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा हो जाएगा अपर्याप्त डाटा। ये सवाल इसमें मिलेंगे इस टाइप के। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है और ऑफिस इतनी मिनट जल्दी पहुंच जाता है। भाई इतनी की औसत चाल से चलता है तो ऑफिस 40 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी बहुत आसान है, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 40 40 80, 80 को मिनट में बनाएंगे तो 60 से भाग, फिर कर देंगे 3 गुणे में 2, यही हमारा आंसर है। 20 चौकू 80 हो गया, 20 3 60, 3 से 3 कैंसिल, 8 किलोमीटर आंसर। बस भाई देखो जितना डिस्टेंस वो जा रहा है उतना ही डिस्टेंस तो वापस आ रहा है, ठीक है, औसत चाल से चलता नहीं, दोनों कंडीशन में जा ही रहा है तो डिस्टेंस तो सेम जा रहा है। स्पीड में रेशियो 3 और 2 का है तो टाइम में रेशियो 2 और 3 का होगा। हमारे हिसाब से 1 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में 80 मिनट का डिफरेंस था, मिनट को घंटे में बना लिया 60 का भाग।
अब ये 80 मिनट का डिफरेंस क्यों आया, ये एग्जैक्ट टाइम रहा होगा। 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा है यानी कि वो यहाँ पर पहुंच रहा, वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है यानी कि ये 40 मिनट देरी। दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो एक्चुअल में तो 80 आया ना, इसलिए ये हो गया। अब हमें ये भी पता है डिस्टेंस बराबर में एस इंटू में टी, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस वो बराबर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू में टी, यानी कि 6 आ जाएगी। तो यही 6 बराबर हमने निकालना था भाई, हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया। ठीक है, तो 20 चौकू 80, 20 तियां 60, गुणे में 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल, अब ये तो आसान है, वैल्यू पुट कर दो, x बराबर में 2, तो 2 से 1 गया तो 1 हो गया, प्लस में 3 की पावर 3 से 2 गया 1, 3 3 6 हो गया, सेटिस्फाइड। इसमें भी रख दो 2 की पावर में 2 माइनस का 1 प्लस में 2 की पावर 3 माइनस का 2, यानी कि 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर में 1, आंसर क्या आ गया 4। अगला सवाल, अब इस सवाल में आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, a बराबर में 2 b बराबर 1 से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। x किया, अब यहाँ पर a माइनस बी, ये ऊपर जाएगा तो होल स्क्वायर बना देगा, यानी कि a स्क्वायर हो गया प्लस में b स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab हो जाएगा प्लस में ab हो जाएगा, अपॉन में क्या हो गया a माइनस का b हो गया। ठीक है, बराबर में y करेंगे तो इधर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और इधर हो जाएगा माइनस का ab, और बटे में क्या हो गया a प्लस का b हो गया। इधर करेंगे तो ये x हो गया हमारे पास, और इधर लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ आ गया a प्लस का b। इसी तरीके से इधर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और फिर हो गया हमारे पास प्लस में ए बी, और ब्रैकेट क्लोज हो गया, इधर हो गया a माइनस का b। यहाँ हमने लिखा तो ये बन गया हमारे पास a क्यूब और a क्यूब प्लस का b क्यूब, और इधर हमने देखा तो ये बन गया a क्यूब माइनस का b क्यूब बन गया। अब हमने x अपॉन में y जब लिखा तो a क्यूब माइनस का b क्यूब अपॉन में a क्यूब प्लस का b क्यूब। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी हमने मान रख के देखा, x का मान a क्यूब माइनस का b क्यूब और y का मान रखा a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो ये देखना यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि 2a क्यूब हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने यहाँ पर रेशियो निकाला वो हमारा सेटिस्फाइड हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें मान रख सकते हैं x माइनस वाई का, बिल्कुल हम डायरेक्ट रख देते हैं, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का a क्यूब हो गया माइनस का b क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, माइनस का 2b क्यूब हमारा आंसर हो गया, डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी। अगला सवाल, अब ये सवाल ये तो काफी आसान है, ये लिखा क्या है सबसे पहले यही समझ लो, √3x का होल क्यूब प्लस में √2y का होल क्यूब प्लस में हो गया √6 का होल क्यूब, और माइनस में हो गया 18xy हो गया। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम ये फार्मूला लिखते हैं माइनस का 3abc, तो एक तो इसका गुणनखंड आता है a प्लस बी प्लस सी, और एक आता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c, यही तो आता है। बस ये वाला तो हमें दिया नहीं गया था, क्योंकि a बराबर हमें पता लग गया √3x, b बराबर हमें पता लग गया √2y, c बराबर हमें पता लग गया √6, तो यानी कि ये वाला तो दिया नहीं गया, तो इसी से मान निकलेगा। तो a का स्क्वायर करेंगे √3x का होल स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर, यानी कि ये तो सारे चले गए, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, इसलिए ये नहीं हुए ऑप्शन में। ठीक है, तो ये तो हमने हटा दिया। अब x स्क्वायर देखा हमने, यहाँ पर मिला यहाँ पर मिला, ये भी दोनों सेम है, यहाँ पर रूट हो गया और ये √18x हो गया, यानी कि इसी में हम देख लेते हैं। इसका 6 वाला तो तीनों में थे, तो भाई इन्हीं पे हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि ये देखो तीनों यहाँ पर क्या लिखे, माइनस लिखे। अब हमारे पास यहाँ तीनों क्या आ रहे, माइनस आ रहे, आंसर लगा दो। प्लस आ ही नहीं सकते हैं उसमें, या तो इनमें से कोई मान माइनस वगैरह का आया होता तब हम प्लस रख लेते। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो एसएससी में तो नहीं आता है, लेकिन अगर मान लो सीडीएस वाले देख रहे होंगे तो उनके लिए तो कर ही देता हूँ। दोनों तरफ लॉग कर लिया तो ये 125 की पावर में 100 हो गया, इसे लिखेंगे 100 आगे आ जाता है, यानी कि log 5 3 हो गया, और फिर से 3 आगे आ जाएगा तो 300 log 5 हो गया। अब हमें log 5 का मान निकालना है, ये सभी को पता होगा, log 10 का मान ये तो सभी को पता होगा 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log 2 प्लस का log 5 बराबर में 1। ये सब लॉग वाले चैप्टर में ऐसे ही लिखे जाते हैं, ये 10 को 5 दूनी 10 इसी तरीके से लिखा जाता है, फिर आप समझो ये क्या हो रहा है। आप लोग एसएससी के लिए तो नहीं है, बाकी तो
जो CDS के लिए कर रहे होंगे उनको तो पता होगा ये कैसे होता है। तो 1 से हम घटा देंगे, 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 9 बचा, और फिर इधर बचा 9 से 3 गया तो 6 बच गया, यानी कि 0.699। तो 300 इंटू में 0.699 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 3 के बाद है ना, तो 1 पॉइंट बचेगा। 3 नेम 27 हो गया, यहाँ से लगा 2, 3 नेम 27 और 2 29 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 3 छक 18, 18 तो 20 हो गया, यानी कि 209.7 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 210, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ा आया है। अगला सवाल, अब इसमें हमें क्या बताना है, SCF निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, हमें ये 2 क्वेश्चन दी गई थी, एक ये वाली दी गई थी और ये एक दी गई थी, यानी कि दोनों में कोई ना कोई टर्म कॉमन आ रहा होगा। भाई देखते हैं, हम ऑप्शन का थोड़ा सारा लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखा तो 2 ऑप्शन में AX आ रहा है, यानी कि हम इसी पर काम कर लें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सिमिलर ऑप्शन होते हैं और थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उनके चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि भैया यहाँ पर CX कॉमन आ रहा है, CX हमने अगर ले लिया कॉमन में तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा AX प्लस का B बचा, तो कुछ चांस बने हमारे पास। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमें क्या AX चाहिए, यानी कि AX चाहिए तो XD कॉमन लेना पड़ेगा, तो DX हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, AX बचा, प्लस में DX यहाँ से चला गया तो वहां से तो बात बनेगी नहीं, तो हमें यहाँ से इसके साथ में आना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से भी ले लिया BD कॉमन में, यानी कि DX, तो B बच गया। ठीक है, अब 2 टर्म बचे हैं, इनके बचे, यानी कि यहाँ पर भी हमें सेम चाहिए, हमें अंदर तो चाहिए AX प्लस का B चाहिए, ये तो चीज़ समझ गए। तो AX यहाँ से जाने के लिए CD कॉमन लेना पड़ेगा, CD देखो यहाँ पर भी कॉमन आ रहा, तो CD कॉमन हो गया, यानी कि AX प्लस का B, और बचा क्या हमारे पास, CX प्लस का DX प्लस का CD बचा है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में भी हमें इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, यानी कि AX प्लस का B, तो यहाँ से AX हटाने के लिए हमें DX बाहर लेना पड़ेगा, सॉरी DX स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा, तो DX स्क्वायर यहाँ से मिल रहा, यानी कि हम इन दोनों का रिलेशन बना लें, इन दोनों का रिलेशन। तो भैया दूसरी इक्वेशन में हमने ले लिया क्या, DX बाहर ले लिया, DX स्क्वायर लेना पड़ेगा बाहर, तो ये हो गया AX प्लस का B हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर और देखते हैं, हमें इसी तरीके से काम करते चलना है। यहाँ पर AX स्क्वायर है, यानी कि हमें CX बाहर लेना है, CX हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं इन दोनों से, तो हमने प्लस में लिख दिया, यहाँ पर CX बाहर ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास AX प्लस का B बच गया। अब हमारे पास और क्या बचा, यही 2 टर्म बचे हैं, यानी कि हमें इससे भी AX प्लस का B कॉमन लेना है, और बचा क्या है, यानी कि CD बाहर हो गया दोनों से। अब आपने एक चीज़ सिंपल सी देख ली कि इनमें सब में हमें चाहिए क्या था, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो भैया देखो AX इसमें भी कॉमन हो गया, AX हमने यहाँ से भी कॉमन बाहर ले लेंगे, तो दोनों में तो यही SCF बन गया, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही SCF हो गया। अगला सवाल करते हैं, कह रहा था कि ये जो दिया गया था ये वाला टर्म, इससे क्या है, भाज्य है, तो इसका मान बताना था। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस का AVYZ माइनस का VZX और माइनस में AXY हो गया। इसको बहुत सावधानी से करना था, और अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं था तो स्किप करके आपको दोबारा आना था, जब भी टाइम बचता तो इसको कर लेते। यहाँ से हमें देखो कुछ ना कुछ तो टर्म यहाँ से देखना पड़ेगा, और यहाँ से AX वगैरह कुछ AY कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ से अगर X कॉमन ले लेते हैं हम तो क्या बचेगा, X ले लिया तो X माइनस का यहाँ पर हो गया VZ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, हमें यहाँ पर VZ मिला, इधर X मिला, यानी कि X यहाँ से मिलेगा AY कॉमन करके। तो अगर हम इस तरीके से लिखें, AY हमने कॉमन ले लिया, इसमें से AY गया तो क्या बच गया, BZ बच गया, माइनस का इसमें से AY चला गया तो X बच गया, लेकिन कॉमन लेने के लिए X माइनस BZ बनना है, तो X माइनस का VZ, और यहाँ पर माइनस का हमने कॉमन ले लिया, तो जो माइनस का होगा वो प्लस का, और जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। x माइनस का ये BZ हो गया, इधर करेंगे तो x माइनस का AY हो गया, बराबर में 0। इसका मतलब x बराबर में 1 आ गया BZ, 1 आ गया x बराबर में AY। इसी तरीके से अब इस इक्वेशन में हम मान रखेंगे, यानी कि x का मान हम BZ रखेंगे, यानी कि VZ इधर पावर में हो गया हमारे पास n हो गया, और माइनस में PY की पावर में n हो गया, प्लस में QZ की पावर में n हो गया, और बराबर में हम क्या पुट कर देंगे, 0। अब इसको लिख सकते हैं b और ये पावर में n हो गया, बराबर में हो गया PY की पावर में n हो गया, माइनस में QZ की पावर में n हो गया। यहाँ से हमें देखो नीचे इसमें चाहिए क्या है, a की पावर में n हो गया, b की पावर में n नीचे चाहिए, यानी कि पूरे में b की पावर n से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा z की पावर n अपॉन में b की पावर n, तो b की पावर n कैंसिल आउट हो गया,
इस तरीके से लिख लेते हैं। बराबर में हो गया पी वाई की पावर एन अपॉन में बी की पावर एन और माइनस में क्यू जेड की पावर में एन अपॉन में बी की पावर में एन। यानी कि अगर हम इधर देखें तो ये पूरा हम कॉमन लेके यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिवाइड कर दिया, ये हो गया b की पावर में n, ये कैंसिल आउट हो गया। हमें b की पावर n नीचे ही चाहिए भाई। देखो तो यहाँ पर हम लिख लेंगे z की पावर में n अपॉन में p y की पावर में n माइनस में q z की पावर में n हो गया, बराबर में हो गया हमारे पास 1 अपॉन में b की पावर में n। अब इसमें हम इधर भी q का गुणा कर देते हैं, इधर भी q का गुणा कर देते हैं, ये वाला टर्म हमारे पास पूरा निकल कर आ गया। यानी कि एक टर्म हमने यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी कंडीशन में हम मान रख देंगे ए बाई का, यानी कि जैसे हमने इसको निकाला है उसी तरीके से बाई रखेंगे। भाई यहाँ पर जेड आ रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर रखोगे तो उसकी जेड की जगह पे बाई आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो y की पावर में n अपॉन में, अब यहाँ पर देखो y चल रहा था, सेम बड़ी चीज बनेगी जाके, y की पावर n क्यू हो गया, यहाँ पर हो जाएगा p q z की पावर में n। हाँ ये ठीक है। और a यहाँ पर बटे में a की पावर n है, इसमें हमें p का दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, यानी कि p अपॉन में a माइनस एन हो गया, ये q अपॉन में v माइनस एन हो गया। यानी कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटाते हैं तो उनका बेस देखो यहाँ पर दोनों में समान है बेस। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं ऊपर, पी वाई की पावर में n माइनस में क्यू जेड की पावर में n अपॉन में हो गया पी वाई की पावर में n माइनस में क्यू जेड की पावर में n लिख सकते हैं। जब बेस समान है तो लिख ही सकते हैं भाई। ये हो गया पी ए की पावर में n हो गया माइनस में क्यू अपॉन में बी की पावर में n, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस यहाँ पर ये था, आपने एक टर्म लगा लिया तो इसी की तरह दूसरा आपको मान रख लेना था, आंसर आपका आ जाना था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था यदि a प्लस बी और कह रहा था a माइनस बी के अनुक्रमानुपाती है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी के अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि a प्लस बी अनुक्रमानुपाती है a माइनस का b का। यानी कि अगर हम एक कोई कांस्टेंट मान लें तो बराबर में k a माइनस का b हो गया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस का b बराबर में k अपॉन में 1 हो गया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने से पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर का काम करना, तो स्क्वायर कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab हो गया और अपॉन में करेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab हो गया। यानी कि ये हो गया k स्क्वायर अपॉन में 1। अब जब इतना कर लिया तो भाई साहब एक चीज बताओ, अब लगा दो ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, ab हो गया। ये तो पता है ना, अगर c अपॉन में d बराबर में अगर लिख दिया हो a अपॉन में b तो c प्लस का d अपॉन में c माइनस का d, a प्लस का b माइनस में a अपॉन में b। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते हैं। तो देखो c और d लिखा था तो हमने c अपॉन d लिख लिया, उसी तरीके से a प्लस b और ये दो पेयर बना लिए हमने यहाँ पर लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हो गया k स्क्वायर प्लस का 1 और k स्क्वायर माइनस का 1। ये तो एक कॉन्स्टेंट चल रहा है हमारे पास, यानी कि हम इधर लिखना चाहें तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में, ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लो, प्लस का 1 अपॉन में k स्क्वायर माइनस का 1 और इधर हो गया हमारे पास ए बी। यानी कि हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। यानी कि पहला कथन हमारे पास सत्य हो गया, बिल्कुल बात सही है। अब हम दूसरे कथन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कथन की बात कर रहे हैं। ए बी के अनुक्रमानुपाती, भाई ए बी के अनुक्रमानुपाती, यानी कि यहाँ पर भी लिख लेंगे तो बराबर में के कांस्टेंट मान के बी हो गया। अब कह रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी के अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ पर लिखा ए अपॉन बी, अब बराबर में हो गया के अपॉन में 1 हो गया। यानी कि हमें माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो सब स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में के स्क्वायर अपॉन में 1 हो गया। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, बी स्क्वायर हो गया अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में हो गया के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और कांस्टेंट हमारा के स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस का 1 और बराबर में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपने कोई निष्कर्ष निकाल पाया कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। यानी कि जो टर्म ये सेकंड वाला लिखा है वो गलत है। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल देखो भाई, इसमें देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। देखो ये दो टर्म, देखो ये दो टर्म पकड़ो, ये दो पकड़ो, यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस तो ये सेम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 3a प्लस का 6b
प्लस का सी प्लस का 2d अपॉन में हो गया हमारे पास 3a प्लस का 6b माइनस का c माइनस का 2d और फिर यहाँ पर इसी साइड ये आ जाएगा यानी कि 3a माइनस का 6b प्लस का c माइनस का 2d और ये अपॉन में हो गया 3a माइनस का 6b माइनस का c प्लस का 2d हो गया। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। सभी को पता होगा कि अगर a अपॉन बी बराबर में c अपॉन डी लिखा है तो एक बार में जोड़ देते हैं, एक बार हम घटाते हैं अपॉन में करके। इसी तरीके से सेम चीज हम यहाँ पर कर देते हैं c माइनस का d। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं भाई। प्लस वाले में तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। यहाँ पर देखना, जब ये प्लस करेंगे जाके ऊपर तो c और 2d कट जाएगा यानी कि बचेगा क्या 2 3a प्लस का 6b बचेगा। जब नीचे आएंगे तो ये वाला टर्म तो एज इट इज, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, नीचे वाला पूरा लिख देते हैं 6b प्लस का c प्लस का 2d माइनस का 3a माइनस का 6b माइनस माइनस प्लस का c हो जाएगा और ये प्लस का 2d हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि माइनस लिखा है, ये देखो माइनस, तो अंदर सारे टर्म प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो 3a कैंसिल, 6b कैंसिल और कुछ कहतेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर बच गया नीचे 2c प्लस का 2d बच गया। इसी तरीके से इधर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर ऊपर जोड़ेंगे जाके c कैंसिल आउट हो गया और 2d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2 ब्रैकेट में 3a माइनस का 6b और अपॉन में यहाँ पर 2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखना, जब माइनस करेंगे तो 3a कट गया, 6b कट गया, ये प्लस का c हो गया और ये माइनस का 2d, यानी कि ये बच जाएगा 6c माइनस का 2d। ये थोड़ा घर पे बैठ के करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें इतना कुछ मैंने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया करके। इसमें एक बार और फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, यानी कि यहाँ पर 3a अब चेंज करना पड़ेगा, 3a प्लस का 6b अपॉन में 3a माइनस का 6b बराबर में हो गया c प्लस का 2d अपॉन में c माइनस का 2d। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3a अपॉन में 6b बराबर में c अपॉन में 2d हो गया। अब हमें इनमें रिलेशन बताना था, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि AD बराबर में CB, AD बराबर में CB। ठीक है, कंपोनेंडो पता है ना, इससे इस पर भी आ सकते हैं, इससे इस पर भी आ सकते हैं। तो a अपॉन बी लिखा, यहाँ पर देखो a और b, इसी तरीके से यहाँ पर भी 3a अपॉन 6b डायरेक्ट लिख दिया। 2 बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ा। आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल आसान है। देखो लिखा हो a साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा बराबर में x दिया हो, यहाँ पर लिखा हो b साइन थीटा और फिर माइनस में a कॉस थीटा बराबर में y। तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो गया, 55 25 हो गया, बराबर में कितना हो गया हमारे पास 55 25 हो गया, प्लस में y स्क्वायर का मान निकालना था। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, y के 2 मान आ गए, प्लस माइनस का 3, तो आंसर कौन सा दिया, माइनस वाला आंसर हो गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना है। 2 वर्षों पहले उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 10 गुना था और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना होगा। यदि प्रत्येक बच्चे की आयु कम से कम 2 वर्ष है तो उनके बच्चों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें समझने की कोशिश करना। देखो हस्बैंड एंड वाइफ, इसका हमें योग का जरूरत पड़ेगी, हमने मान लिया x। अगर हम बच्चों की बात करें यानी कि चिल्ड्रेन की बात करें, ठीक है, तो इनका अगर सम मानना हो तो हम मान लेते हैं y, और यहाँ पर टोटल जो बच्चे हैं ना, टोटल चिल्ड्रेन हम मान लेते हैं कि n रहे होंगे। ठीक है, पहली लाइन में कह रहा था पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना है, यानी कि x बराबर में हमें दिया गया था 6y। भाई हमने यहाँ पर ये सब माना था टोटल चिल्ड्रेन का, ये नंबर थे, तो ये हो गया। अब पहली लाइन की यानी कि दूसरे देखते हैं, 2 वर्ष पहले कह रहा था उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु का योगफल का 10 गुना था। 10 गुने की तो बात अलग रही, पहले तो हम पहुंच लेते हैं 2 वर्ष पहले। हस्बैंड वाइफ को दोनों को 2 वर्ष पहले ले जाना, यानी कि ये 4 माइनस करना पड़ेगा, दोनों की 2 2 माइनस होगा। अब बच्चों का अगर सम देखें तो 22 था, अब इसमें हमें 2n माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई n बच्चे हैं, सभी में 2 2 वर्ष कम करेंगे तो 2n कम करना पड़ेगा। अब इसको बराबर करने के लिए ये इसका 10 गुना है, ये उसने बोला। x की जगह हम 6y यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो 6y माइनस का ये 4 हो गया बराबर में 10y माइनस का 20n हो गया, यानी कि इधर कर लेंगे 10 हो गया इधर और 20 हो जाएगा इधर, यानी कि 10 से 4 गया तो 10 से 6 गया तो 4y और ये हो जाएगा माइनस का 20n और बराबर में 4 आ जाएगा माइनस का।
ठीक है। अब दूसरी लाइन में देखना 6 वर्ष बाद हमें पहुंचना है दोनों की, तो भैया 6 वर्ष बाद हमें पहुंचना है तो 6 दूनी 12 हमें जोड़ना पड़ेगा दोनों की, मियाँ बीवी भाई दोनों पहुंच रहे हैं। बच्चों का अगर देखें सम इतना था, 6 वर्ष बाद पहुंचेंगे तो 6n जोड़ना पड़ेगा, सभी की आयु में 6 6 जोड़ दिया, n बच्चे थे 6n को जोड़ दिया। अब ये जब बराबर करना था तो वो ये कह रहा था बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना हो जाता है, तो ये 3 गुना हो गया। यहाँ से किया तो x की जगह फिर से हमने 6y रख दिया, बराबर में 3y, प्लस में हो गया 6 तियां 18n, यानी कि 6 से 3 गया तो 3y माइनस का 18n हो गया, और इधर हो गया माइनस का 12। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन हमें 2 हो गई। हमें n का मान निकालना है, इसका मतलब हमें यहाँ से किसका मान हटाना है, y का। तो इस इक्वेशन में पूरे में 3 का गुणा कर देते हैं, इस इक्वेशन में पूरे में हम कर देते हैं 4 का गुणा, यानी कि 4 तियां 12, 4 तियां 12, ये तो कैंसिल आउट हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो लिख दें पूरा, चलो लिख देते हैं, 20 तियां 60n बराबर हो गया 4 तियां 12, 4 तियां 12 हो गया, और 18 चौक 72 हो गया n, और बराबर में हो जाएगा 12 चौक 48। इधर हमने किया तो ये माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट, 7 से 6 गया 1, 12n, 8 से 2 गया तो 6, 3 हो गया, n बराबर कितना आ गया 3, यानी कि कितने स्टूडेंट थे, यानी कि बच्चे थे 3 थे ना, बस। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ टफ था। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल काफी आसान है, यहाँ पर देखो टोटल नंबर लिखे हैं, अब यहाँ पर कुछ भी पुट कर दो, x बराबर 0 पुट कर दो, तो जैसे ही 0 पुट किया ये 0, माइनस का 1 की पावर में 4, प्लस में 6, ये हो गया हमारे पास 0, प्लस में 1 की पावर में 2, प्लस में 4 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास पूरा 0, प्लस में 4 इंटू में 1 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा, 6 4 10 3 13 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। तो चलिए, ये हमारे थे टोटल 25 सवाल सीडीएस के, काफ़ी अच्छे लगे होंगे, थोड़े कैलकुलेटिव तो लगे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस बनाए रखिए, कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। अगर एसएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना, हमारे एक माइंड सेट होता है कि सीडीएस का कर लेंगे तो दिमाग में रहेगा यार कितना टफ पूछेगा, इतना तो टफ कर चुके हैं, तो एक माइंड सेट बन जाता है, तो चीज़ें बहुत आसानी से होने लगती हैं। ठीक है, तो इसको साथ साथ करते चलिएगा। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि ये सीरीज आप स्टार्ट की है, 25 क्वेश्चन आपने किए, आपको कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या और होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।